का वीडियो RS 2018 इंटरव्यू कोर्स से संबंधित है और इस संबंध में जो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे कौन से सवाल हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो सवालों को जिक्र मैं आपके सामने इस वीडियो में कर रही हूं। दोस्तों, RS एग्जाम 2018 का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो पास हुए हैं उनकी आंखों में अधिकारी बनने का सपने साकार होने में भी एक कदम दूरी है और ये एक कदम इंटरव्यू का फासला है। इस फासले को आपको पार करना है और जब आपके सामने इंटरव्यू की बारी आती है तो अधिकतर लोग नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है वो दिग्गज आदमी होता है, वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, वो अपनी जिंदगी का अनुभव आपके सामने पेश करता है। जब ऐसे व्यक्ति के सामने हम पेश होते हैं हम नर्वस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम मैं इंटरव्यू को कैसे दूंगा, मैंने ये पढ़ाई तैयार नहीं की, मैंने इंटरव्यू की बातें ध्यान नहीं, मैं ऐसी चीज़ नहीं करना है, मैंने वो चीज़ नहीं लिखी। इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने एक क्वेश्चन बन के सामने आती है। तो इस संबंध में मैं आप सभी अभ्यर्थियों से मैं SDM सुरेश के आपसे रूबरू होना चाहता हूं, आपको अपने अनुभव की चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहां जाना बड़ी चीज़ होती है। मैं स्वयं UPSC के 4 इंटरव्यू दिए हैं, RBC के लगभग 6 इंटरव्यू दिए हैं, SSC के 2 इंटरव्यू दिए हैं और बैंक PO के भी मैंने 3 इंटरव्यू दिए। कुल मिलाकर जो मेरा एक छोटा सा अनुभव है आपके सामने साझा करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू कॉल होता है उसमें आपको करना कुछ नहीं है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात एक चीज कहना चाहूँगा, जब हृदय में आशाओं के दीप जलते हैं तो वक्त नहीं लगता किस्मत बदलने में। मतलब जब अपने मन में एक आशाओं का दीप होता है, उम्मीदें होती हैं कि मैं अधिकारी बन सकता हूँ, उस उम्मीदों की किरणों में ही आपकी किस्मत आपको उस पोस्ट या उस अधिकारी को बनने के लिए आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आप अपने हृदय में एक उम्मीद रखिए और साथ साथ में जो इंटरव्यू की जो बातें हैं नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे एक जिक्र करना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो आपके सामने आपको सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं और हमें केवल क्या करना है कि उनके बनाए हुए सांचों के भीतर हमें अपने आप को ढालना है, क्योंकि वो उनका अनुभव है। उस अनुभव के सांचे में जब हम डर जाते हैं तो हमारे मार्क्स सिलेक्शन होने लायक हो जाते हैं। और ये सांचा कौन सा होता है? ये आपका चरित्र कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका टॉकिंग सेंस कैसा है, आपको बोलने का तरीका कैसा है, आपको अभिवादन या विश करने का तरीका कैसे है, आप किस तरह से बात करते हो, कैसे आई कांटेक्ट करते हो, किस सिचुएशन में किस तरह की बातें करते हो और जब कोई प्रेशर वाली कंडीशन है उसको हैंडल कैसे करते हो। ये जो चीजें हैं उन चीजों को देखने के लिए ही व्यक्ति का इंटरव्यू कॉल किया जाता है और इंटरव्यू में वो आपकी ये चीजें ही देखी जाती है। मैं आपको इस इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा कि आप जब आपका RS 2018 का इंटरव्यू कॉल स्टार्ट हो जाए तो पहली बात आप ये रखिए, बिकॉज साथ साथ में ये भी है कि आपको वो डेप भर के सबमिट भी करना है। आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी उठते हैं कि मैं सर्विस चॉइस कौन सी भरूं, सर्विस प्रेफरेंस कैसे भरूं, मैं कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करूं ताकि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊं तो मेरे क्वेश्चन अच्छे से हो, मुझे अच्छे से मार्क्स आए। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि 2 चीजें, पहली बात तो आप याद रखिए कि आपको जो भी चीजें होती हैं इंटरव्यू के संबंध में उसकी चेक लिस्ट बना के चलना है और दूसरा इंटरव्यू बोर्ड में टाइम पे पहुंचना है। तीसरी बात मैं आपसे बात करूं ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। जब मैं आपसे बात करूं ड्रेसिंग सेंस, जब बात आती है पुरुष की, तो पुरुष को इस समय गर्मी का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, थोड़ी हल्की बारिश का मौसम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पुरुष अभ्यर्थी हो तो आप व्हाइट शर्ट या स्काई ब्लू शर्ट के साथ गहरे कलर का पैंट या ट्राउजर पहनिए और साथ साथ में अगर आप टाई लगाना पसंद करते हैं तो टाई बांध के चलिए। अगर आपको टाई कभी बांधी नहीं है तो प्लीज कोशिश मत कीजिएगा टाई बांधने की।
आप बिना टाई ही आप जाइएगा, क्या पता आपको उस बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में आपको अनकंफर्टेबल महसूस करें। तो बेटर है कि आप अगर टाई बांधनी आती है और टाई बांधने की आपको अनुभव है तो आप टाई बांध के चलिए, अदरवाइज बिना टाई भी आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे बात करूं महिला अभ्यर्थी, तो महिला अभ्यर्थी एक डिसेंट साड़ी में जाए तो सबसे बेटर है, और साथ साथ में वो सलवार सूट में भी इंटरव्यू के लिए जा सकती है। लेकिन मैं प्रेफरेंस करना चाहूंगा कि जितनी भी महिला अभ्यर्थी है आप डिसेंट साड़ी में आप जाइए ताकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब अपनी दोस्त या अपनी सहेली की शादी होती है तो हम कितना सज धड़ कर तैयार होकर जाते हैं, फुल एंजॉय के मूड में जाते हैं। तो आप उसी एंजॉय को इस इंटरव्यू बोर्ड में आपको जाना है कि आपको सज धज के आपको स्काई ब्लू शर्ट, गहरी पैंट, अच्छे धुले हुए शूज, पॉलिश किए हुए शूज, अच्छे धुले हुए कपड़े, बाल करीने से कटे हुए, चिकनी पूरा क्लीन शेव या मुछ रखते हैं तो मुछों के साथ आप जाइए। और सबसे बड़ी बात है आप इंटरव्यू बोर्ड को एंजॉय करने की हिसाब से जाइए, आप प्रिपरेशन आप पूरी करके जाइए तो आप इंटरव्यू बोर्ड का आप एंजॉय करोगे। आपको अगली मैं बात आपसे बात करूं कि आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड का जो रूम है उसमें आपको क्या करना है। पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं, जब आपका इंटरव्यू बोर्ड में आपका नंबर आने का टाइम आए तो पहली बात आराम से एक गिलास पानी पीजिएगा, और आप रेस्ट रूम जाना चाहो तो रेस्ट रूम, क्योंकि उस दो चीजें तो आपको नर्वस कर सकती है, उस चीज को आप पहले कर लीजिए। फिर आप अगर उस इंटरव्यू बोर्ड में अगर दरवाजा कोई सहायक कर्मचारी नहीं खोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको खोलना पड़े तो आवाज, दरवाजे की आवाज नहीं आनी चाहिए, आराम से आपको दरवाजा खोलना है और धीमे धीमे सदैव कदम जो आपके सामान्य चाल है उस चाल को चलते हुए इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश होना है, आई कांटेक्ट करना है, उनको विश करना है। और विश कैसे करना है, सर्वप्रथम जो लेडीज ऑफिसर या लेडीज इंटरव्यू बोर्ड में जो लेडीज इंटरव्यू साथ लेने वाले महिला है उनको आप गुड मॉर्निंग का, गुड इवनिंग या जो भी आप विश करने का जो तरीका है, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम, उसके बाद बाकी सारे ऑफिसरों को आपको विश करना है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक वो ऑफिसर कुछ ना कहें आपको सीट पे नहीं बैठना है। जब इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपको सीट पे बैठने के लिए अनुमति दें तो आप हल्की सी स्माइल करते हुए थैंक यू और धन्यवाद देते हुए उस कुर्सी पे आपको बैठना है। जब कुर्सी पे बैठने की बारी आती है, कुर्सी पे बैठना, तो सबसे बड़ी बात है कुर्सी पर आपको आरामदायक मुद्रा में बैठना है। सबसे बड़ी बात आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, आई कांटेक्ट सीधी होनी चाहिए, आपका हथेली ऐसा पैरों को सीधा मुड़ना नहीं चाहिए, दोनों पैर आराम से कुर्सी पे बैठे, हथेली अपने जो दोनों हाथ है अपने गोदी में आ जाए, कोई अपने हाथ में ना कोई पेन को कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से सीधे कदमों में, ताकि आपकी गर्दन और आपका पोस्चर, ऊपर वाला पोस्चर, पांचों जो भी मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के, उस मेंबर के प्रति आप आई कांटेक्ट कर सके। उस मुद्रा में आप आराम से बैठिए। इस मुद्रा में नहीं बैठना, हाथ बांध के नहीं बैठना है, पैर मोड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि इससे लगता है कि आप उस इंटरव्यू बोर्ड की बात को सुनना नहीं चाहते। यह हुई इंटरव्यू बोर्ड में कुर्सी पे जाकर इंटरव्यू बोर्ड का सामना करने की बात में। अब मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा वो क्या नहीं करना है और क्या करना है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या नहीं करना है, तो सबसे बड़ी बात है जब आपकी बारी आ जाए, इंटरव्यू लेने की बारी आ जाए, तो इसमें आप प्लीज लेट मत होइए, टाइम के पंचुअल, आराम से घंटी बजी आराम से अंदर प्रवेश कर गए। दूसरी बात, बिना कहे उस सीट पे आपको बैठना नहीं, और बैठे ना कहे तभी आपको बैठना है। मुंह में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मुंह में दातुन अच्छा साफ दातुन, मुंह में किसी प्रकार की कोई खाद्य पदार्थ, च्युइंगम या सुपारी गुटखा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उसको एक ही पोस्चर में बैठना चाहिए, उसके पास में कोई भी चीजें हैं उन चीजों को आपको नहीं उठाना है।
और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में किसी प्रकार की कॉमेडियन हरकतें नहीं करनी है। बाई चांस आपको हंसने का भी मौका मिल जाए, अगर साथ में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए, उसमें भी हल्की स्माइल के साथ हंसना, ऐसा नहीं हा 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 नहीं हंसना है, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं, वो अफसर है। इंटरव्यू बोर्ड चेयर तो उस तरफ है, हम चेयर के इस तरफ है। अगली बात है, डू नॉट मम्बल, मत बड़बड़ाना नहीं है, वो कुछ नहीं करना, आराम से अपनी बातें सीधी सटीक से कहना है। और ज्यादातर जो लोग होते हैं अभ्यर्थी, उनको यू डोंट, यू नो नहीं कहना है। आपको इस चीजों को जिक्र ही नहीं, यू नो नहीं जिक्र करना है। जैसे बोलते ना, हाँ जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा वर्डों को यूज नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, डोंट टेक लाई, झूठ नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी बात है, जिस विषय की, जिस सवाल की आपको जानकारी नहीं है, उसमें आपको बहस नहीं करनी है, गलत जवाब नहीं देना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको गलत जवाब नहीं देना है। और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जो सवाल पूछते हैं आपसे, उसमें आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी जवाब नहीं देना है। आपको प्रैक्टिकल जवाब देना है, आदर्शवादी जवाब की तरफ नहीं जाना। और सबसे बड़ी बात है, जो सवाल आपसे पूछे उसका जवाब घुमा फिरा के नहीं देना, और अपना आपको घुमा फिरा के अपने आप को स्मार्ट साबित करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं, जो इतनी हमारी उम्र नहीं थी, उनका उसका इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरों की वो अनुभव होता है, क्योंकि वो हमारे हाव भाव, चेहरों को पहचानते हैं। इसलिए अपने हाव भाव में बनावटी पोस्चर, बनावटी हाव भाव इंटरव्यू बोर्ड के समय नहीं लाना है। अगली मैं आपसे बात करूं, ये तो हुई क्या नहीं करना है, और मैं अगर आपसे बात करूं क्या करना चाहिए। पहली बात, डू स्माइल, आपका चेहरा स्माइल के साथ चलना चाहिए। डू पॉजिटिव, सकारात्मक नजरिया आपका होना चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए, और नाखून कटे होने चाहिए। सवाल, सबसे बड़ी बात है, जो भी आपका मेंबर सवाल आपसे कहता है, वो सवाल आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी इस प्रकार की गलती कर देते हैं कि वो सवाल को सुनते नहीं, हाँ सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट। वो मेंबर हैं इस तरह की, जब आप रिपीट पे रिपीट करते हो तो समझते हैं कि आप अभ्यर्थी के रूप में हमारी बातों पे पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो भी सवाल आपसे पूछे, उस सवाल को आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता, बाकायदा स्माइल करने के साथ साथ बोलना, सॉरी सर इसका जवाब मुझे नहीं आता, सॉरी सर मुझे इसका जवाब का कोई आइडिया नहीं है, सॉरी सर इसका मैंने जिक्र मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको पायलट रूप से आपको देना है कि सर मुझे इस सवाल का आंसर नहीं आना। और जब आपको सवाल पूछे, वो उसका आपको आंसर, प्रैक्टिकल आंसर देना है। जैसे मैंने बोला, आपको व्यवहारिक आंसर देना है, प्रैक्टिकल आंसर देना है, आइडियालिस्टिक आंसर नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात है, जो सवाल आपसे पूछे उसकी भूमिका नहीं माननी है। जितना सवाल पूछा है उसका सवाल उतने शब्दों में सीधा सवाल का आंसर देना है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट और फर्स्ट चीज, कि आप जैसे दिखते हो वैसा ही आपके पोस्टर में, वैसा ही आपकी बातों में, वैसा ही आपके जवाब में आना चाहिए। आपके इंटरव्यू की बात शुरुआत करूं, मैंने भी कुछ इंटरव्यू लिए, मैं इंटरव्यू बोर्ड को कंडक्ट भी करता हूं, कोशिश करता हूं कि जो भी इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं, वो मेंबर की एक ही सोच होती है कि मेरे सामने जो अभ्यर्थी आए हैं, मैं उसको लेना चाहता हूं, लेकिन उसको पहले कंफर्ट जोन में लेना पड़ता है। उस कंफर्ट जोन में जाने के लिए सर्वप्रथम जितने भी इंटरव्यू होते हैं, वो कॉमन सवाल, कॉमन चीजों से शुरुआत की जाती है। जैसे ही भी आप इंटरव्यू बोर्ड में आप प्रेजेंट होते हो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होता है, आपने 10वीं कहां से की? आपने 10वीं कहां से की? 10वीं में क्या परसेंटेज बने हैं? कौन से स्कूल से की? अगर स्कूल की कोई चीजें अच्छी हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ उसका नाम जुड़ा है, तो उसके बारे में इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को पूछते हैं। दूसरा, 12वीं कहां से की है? कौन से स्कूल से की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है, कौन से विद्यालय से की है, और सबसे बड़ी बात है, आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है। ये क्वेश्चन उठता है। प्रतिशत आपके क्या रहे, वो पूछा जाता है।
फिर क्वेश्चन आता है आपका, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, कौन से कॉलेज से की है, उस कॉलेज का कोई सेलिब्रिटी के नाम पर या बड़ी शख्सियत के नाम पर कॉलेज का नाम है उसके बारे में पूछते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है कॉलेज के में, उसके बारे में पूछते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे उच्चतर डिग्री की है तो उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि स्कूल के नाम पे सेलिब्रिटी हो, उसके साथ साथ में आपको ये तो बात सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो अभ्यर्थी को, जो इंटरव्यू बोर्ड के जो दिग्गज होते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरे सामने जो व्यक्ति आया है वो कंफर्ट जॉब में बाहर निकले और हमारे सामने सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारी वार्तालाप, जो एक इंटरव्यू को जो बोलते हैं वार्तालाप, वो सामने स्टार्ट हो जाए। तो अब मैं आता हूं ये दुआ उस व्यक्ति को सामने लाने के लिए कि आप एक अच्छी जॉन पे आ गए, मेरे लिए कॉमन व्यक्ति के हमारा और आपका एक रिलेशन सा बन गया है कि हम आगे की बातें कंप्लीट करें। तो अब अगला सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। अब सवाल आते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं जो दिखने में बहुत सीधे होते हैं लेकिन जवाब उतना ही टफ होता है। तो पहला सवाल मैं आपसे जिक्र करूंगा कि पहला सवाल जो है एक हर इंटरव्यू बोर्ड में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है, तो वो सवाल है आपको अपने बारे में बताओ। चलिए सर, आप अपने बारे में बताइए। ये सबसे टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर दिखने में बहुत सादा है लेकिन इसका आंसर बहुत टफ होता है। ये सवाल बहुत सीधा है लेकिन इसका आंसर बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको अपनी पूरी जिंदगी के जो साल आपने बिताए हैं उन सालों को कंसाइज रूप में 15 से 20 मैक्सिमम 25 सेकंड में आपको जिक्र करना है। दूसरा सवाल, सीधा सवाल आपसे पूछते हैं, हम आपको सेलेक्ट क्यों करें? आप में ऐसी क्या शख्सियत, आप में क्या ऐसी खासियत है कि हम आपको इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं? तीसरा सवाल है, आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? आप आरएस क्यों बनना चाहते हो? अगला क्वेश्चन आपके सामने इंटरव्यू बोर्ड पूछता है, आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्रांगनेस, आपकी सबसे अच्छी ताकत का जिक्र कीजिए। 3 बड़ी बड़ी ताकत आपके जीवन की, आपकी 3 ताकत के बारे में जिक्र कीजिए। आपकी कौन, आप इमोशनल हो, डेडिकेटेड हो, अनुशासित हो, समथिंग। अगला सवाल आता है, आपकी वीकनेस बताइए। ये सवाल आता है। और सबसे बड़ी बात, अगला क्वेश्चन में आपसे जिक्र करूंगा, आप प्रेशर एवं स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि आप उसको प्रेशर और टेंशन होती है उसको कैसे आप हैंडल करोगे। और सबसे बड़ी बात, अगला क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी पूछ सकते हैं, आपका फ्यूचर का गोल क्या है? आप आरएस बन जाओ उसके बाद गोल क्या है? आईएएस बनता उसके बाद आपका गोल क्या है? और बाई चांस आपके सर्विस में किसी न किसी प्रकार का कोई गैप है तो गैप पे क्वेश्चन बनता है, आपका गैप क्यों है? गैप का कारण क्या है? आपने क्या कोई जॉब की है, एमएनसीज में गए हैं, कोई पब्लिक नौकरी की है, आपने क्या किया है? अगला सवाल आता है इसी चीज में, आपका 12वीं में सब्जेक्ट तो साइंस मैथमेटिक्स है और फिर आपने बीए किया। आपका 12वीं में सब्जेक्ट तो है साइंस बायोलॉजी, आगे आप में बीए कर रहे हो। मतलब 12वीं का सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट में अंतर क्यों है, उस पर आपसे सवाल। फिर आपसे सवाल पूछते हैं कि आप यदि डॉक्टर और इंजीनियर हो तो आप उस बैकग्राउंड को छोड़कर सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? जो टेढ़ा सवाल आता है इंटरव्यू बोर्ड में कि श्रीमान, नाम जैसे नाम पूछते हैं, श्रीमान सुरेश, मिस्टर सुरेश, यदि आपका सिलेक्शन इस आरएस के एग्जाम में नहीं होता तो आप क्या करोगे? तो आप जवाब देते सर अगला एग्जाम दूंगा। तो वो बस उनका क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? ये सवाल आपके सामने पेश होता है। और सबसे बड़ी बात, अगला सवाल और आता है, आपने पुरानी जॉब को क्यों छोड़ा? ये है। और एक सिंपल सा सवाल है, कभी न कभी इंटरव्यू बोर्ड में पूछते हैं, मैंने भी 1-2 जगह पूछा है, आप सफलता को एक लाइन में जिक्र करें कि व्हाट इज द सक्सेस, सफलता क्या है? इसी तरह सवाल और आता है, हारना क्या है, पराजय क्या है? एक शब्द में आपको जिक्र करना, 15 वर्ड में जिक्र करना है, हारना क्या होता है और सफलता क्या होती है, मतलब जीतना और हारना। ये तो बात सामान्य सवाल
जो आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकालने के बाद आपसे कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति से सवाल ये पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है आपके सर्विस प्रोफाइल पर। सर्विस प्रोफाइल मतलब अगर आप कोई भी अभ्यर्थी पुराने किसी जॉब में है तो आप मान के चलिए उस अभ्यर्थी से उस जॉब से कम 5 सवाल उससे पूछना ही पूछना है। पहली बात, जॉब प्रोफाइल में सबसे बड़ी बात है आपने क्या जॉब की, उस जॉब को कब से किया, किस एग्जाम के थ्रू वो जॉब में आप एंट्री की, आपके जॉब में क्या क्या काम होते हैं, आपका क्या काम है, और आपने पिछले जो जॉब की 1-2 साल में उसमें आपने कोई अलग से कुछ किया है तो उसका जिक्र कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी ऐसी जॉब में हो उनका जिनका ग्रेड पे अधिक है और फिर आप प्रशासन में जाना चाहते हो तो क्वेश्चन आपके सामने उठता है कि इसकी ग्रेड पे आपकी ऑलरेडी अधिक है तो आप कम ग्रेड पे में क्यों जाना चाहते हो। मतलब आपकी अच्छी ग्रेड पे होने के बावजूद आप प्रशासनिक सेवा में किस उद्देश्य से आप जाना चाहते हो, आपकी पोस्टिंग कहाँ है, किन किन जगह में है, उनका उसकी सारी डिटेल आप आराम से सोचिए समझिए और बना दीजिए। सबसे बड़ी बात, आप जिस जॉब में हो उससे अगर आप प्रशासनिक सेवा में आते हो तो उस जॉब का अनुभव प्रशासनिक सेवा में किस तरह आप प्रयोग करोगे। और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस सर्विस से संबंध में पूछा जाता है, जब आप प्रशासन की सेवा में प्रशासनिक सेवा में जाते हो और आपको उस क्षेत्र में जिस जॉब में पुरानी जॉब में आप थे उसमें आपको कुछ परिवर्तन करना है, कुछ अच्छा करना है तो आप क्या करोगे। यह सवाल आपके जॉब प्रोफाइल से संबंधित होता है। अगला सवाल आता है आपका सर्विस प्रेफरेंस। मतलब आपने आरएस एग्जाम 2018 में जो आप डेप सबमिट करोगे उसमें आप सर्विस प्रेफरेंस भरोगे, जैसे आरएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विस, डीटीओ, बीडीओ, एसीटीओ, सीडीपीओ, लेबर ऑफिसर, समथिंग। तो आपके सामने कॉमन क्वेश्चन आता है, आपने ये प्रेफरेंस क्या सोच के भरी है। आपने डीटीओ को आगे लिया, बीडीओ को आगे लिया और तहसीलदार को, आरटीएस को आगे लिया, तो आपने जो प्रेफरेंस आपने भरी है वो आपने क्या सोच के भरी है, आपका क्या उद्देश्य है कि मेरी सर्विस, पहली सर्विस आरएस, देन आरपीएस, फिर अकाउंट, फिर डीटीओ, बीडीओ, एसीटीओ, तहसीलदार, आपने क्यों भरा, भरने का कारण बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपने डीटीओ को अकाउंट सर्विस से ऊपर दे दिया और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आरपीएस को आरएस से भी आगे देते हैं, तो सवाल उनसे सामने उभरता है कि आपने ये प्रेफरेंस, आपने सर्विस प्रेफरेंस भरी है, उस सर्विस प्रेफरेंस में ये भरने का कारण क्या है। इस सवाल और सर्विस प्रेफरेंस में आता है कि आपने जो 3-4 सर्विस को छोड़कर आगे जो पहली सर्विस आप भरते हो और अंतिम आप सर्विस जो भरते हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन उठता है कि आपने ये चॉइस पहले क्यों भरी और ये चॉइस सबसे लास्ट में क्यों भरी। फॉर एग्जाम्पल डीटीओ आपने पहले भर ली और सीडीपीओ सबसे लास्ट में भरी, जबकि डीटीओ की ग्रेड पे 4800 है और सीडीपीओ की 5400 है। तो सवाल सामने उठता है कि आपने डीटीओ क्या सोच के आपने भरा है और सीडीपीओ आपने क्या सोच के लास्ट में भरा है। सर्विस प्रेफरेंस में आता है कि आपने जो सर्विस प्रेफरेंस भरी है, क्या आपने किसी से पूछा, सलाह मार्गदर्शन लिया तो किससे लिया, वो क्या करता है, किस जॉब में है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपसे जिक्र करूं, जितनी आपके सर्विस प्रोफाइल रजिस्टर्ड सर्विस में दे रखी है उनके बारे में 20 वर्ड आपको पता होना चाहिए कि डीएसओ का काम क्या होता है, सीडीपीओ का काम क्या होता है, बीडीओ का काम क्या होता है, डीटीओ का काम क्या होता है, एससीटीओ का काम क्या होता है। मोटा आपके पास पता होना चाहिए कि ये जो सर्विस प्रेफरेंस हम लोगों ने भर रहे हैं उसका ये काम होता है, डीएसओ का ये काम होता है, बीडीओ का ये काम होता है। ये आपको सर्विस प्रेफरेंस पढ़ते समय दिमाग में क्रैक होना चाहिए कि ये सवाल मेरे बोर्ड मेंबर मुझसे पूछते हैं तो मैं क्या जवाब में उसका सवाल आता है जो टफ सवाल माना जाता है, क्योंकि जो भी आरएस का एग्जाम देता है उनकी प्रत्येक अभ्यर्थी की मेन उद्देश्य, मेन उम्मीद वही होती है कि वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाएं। तो आपके सामने इंटरव्यू बोर्ड के लोग, दिग्गज लोग सवाल पूछते हैं आरएस के बारे में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
तो आपको आरएस के बारे में लगभग मोटा मोटा पता होना चाहिए कि आरएस के काम क्या होते हैं। आरएस में आप एसडीएम बनते हो, एसडीओ बनते हो, असिस्टेंट कलेक्टर बनते हो, एसीजेएम बनते हो, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनते हो। तो उनका क्या काम होता है, एसडीओ क्या करता है, एसडीएम क्या करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करता है, असिस्टेंट कलेक्टर क्या करता है, आपको सारी मोटे मोटे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस संबंध में आपसे जिक्र करना, मेरा पूर्व का वीडियो भी बना रखा है कि हमें आरएस अफसर क्यों बनना चाहिए, उसमें मैंने पूरा जिक्र किया है कि आरएस के मुख्य मुख्य मोटे मोटे 8 प्रकार के नाम होते हैं। वो नाम इसमें जिक्र किए अपने पूर्व वीडियो में। एसडीएम, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भू अभिलेख अधिकारी, भूमि आवाप्ति अधिकारी, इसके अलावा और भी है निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, मोटे मोटे इतने बड़े जो एक ही अफसर के इतने नाम होते हैं, वो नाम है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम होते हैं, एसडीएम के कौन कौन से काम होते हैं। तो मोटे मोटे जो इनके नाम है वही एसडीएम के काम है। अगला सवाल आता है इसी में, आप जब आरएस बन जाओगे तो आपका पहला उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहोगे, लोगों के लिए आप भलाई करना चाहोगे तो भलाई में कौन सा काम करना चाहोगे। फिर अगला सवाल आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो आप ध्यान रखिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी 2 प्रकार के कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आप अपने गोगर बाबा या अपने लोगों से, अपने दोस्तों से पूछ के ध्यान रखिएगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कौन होता है, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट कौन होता है, मजिस्ट्रेट के क्या क्या काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपकी आरएस, जब आपको पूछते हैं आरएस के बारे में, तो आरएस प्रशासन की मुख्य डोरी है। जो प्रशासन स्टार्ट होता है पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, डिविजनल कमिश्नर के होते होते चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचता है। तो आपको प्रशासन की हायरार्की पता होना चाहिए, क्योंकि आरएस होता है जो उपखंड में सरकार का वास्तविक चेहरा होता है। तो आपको चेहरा बनने के लिए चेहरे की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप ऐसे समय इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे जिस समय एक बड़ा क्वेश्चन आरएस के सामने है कि आरएस सर्विस एवं अन्य सर्विस के द्वारा आईएएस में जो प्रमोशन का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में मोटा मोटा जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अगला सवाल आता है, अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आप बाल विवाह को कैसे रोकोगे, एसडीएम बना दिया जाए तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम करोगे, एसडीएम बना दिया जाए तो इलीगल माइनिंग को आप कैसे रोकोगे, एसडीएम बना दिया जाए तो कानून और व्यवस्था को कैसे हैंडल करो, एसडीएम बना दिया जाए तो भीड़ इकट्ठी होती है, लोग अतिक्रमण करते हैं, उनको आप कैसे रोकोगे, एसडीएम बना दिया जाए तो ये काम कैसे करोगे। कुल मिला के आपको एसडीएम की कुर्सी के बारे में सोचना है कि एसडीएम ऐसी सिचुएशन में क्या क्या करता है, ये सिचुएशन आती है तो एसडीएम को क्या करना होता है, ये सिचुएशन होती है तो एसडीएम को क्या करना होता है। अगली बात आती है, इस सवाल के साथ साथ अगली सवाल आपके सामने आता है आपकी हॉबी के बारे में। तो हॉबी क्या है, हॉबी को लेने का रीजन क्या है, हॉबी और इंटरेस्ट में अंतर क्या है, हॉबी और हैबिट में क्या अंतर है। अगर ये आपकी हॉबी है, जब आप प्रशासन में जाते हो तो वो हॉबी आपके प्रशासन में किसी प्रकार का काम आती है तो कैसे आएगी, उसका सवाल आपको याद करना। और आपकी जो हॉबी है उस हॉबी के संबंध में कोई भी सेलिब्रिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का या वर्ल्ड लेवल का कोई सेलिब्रिटी है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हॉबी है, और पहला सवाल जो शुरुआत में है पूछते हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और हॉबी, क्योंकि हॉबी में आप अपनी जिंदगी जीते हो। और हॉबी के सवाल अगर आप इससे गलत होते हैं तो उसका बैक इंपैक्ट आपके इंटरव्यू पर जाता है। और सबसे बड़ी बात सवाल आता हॉबी से संबंधित में, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के बाद आप अपनी हॉबी के साथ किस प्रकार न्याय करोगे कि आप हॉबी के साथ अपनी नौकरी अच्छे से कर पाओ। ये सवाल आपके सामने आए। फिर अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट के बारे में मतलब
जो भी अभ्यर्थी जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, फेमस सेलिब्रिटी क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट की रिलीजियस डाटा क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट की सेंसस जनगणना डाटा क्या है, सेक्स रेशियो कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, घनत्व कितना है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, मतलब सेंसस से जितने भी डाटा आते हैं उस डाटा की मोटे मोटे आंकड़े आपके पास होने चाहिए। ऐसे सवाल के लिए आपके पास बोलते ना, सॉरी सर मुझे याद नहीं है, बैक इम्पैक्ट जाता है। अगला सवाल आता है डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में आजीविका के स्रोत कौन कौन से हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट की 3 मेजर समस्या बताइए, आपके डिस्ट्रिक्ट की 3 मेजर इंपॉर्टेंस बताइए, इकोनॉमिक क्षेत्र में हो या रिलीजियस क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, 3 इंपॉर्टेंस आपके डिस्ट्रिक्ट की आपको बतानी है। आपके डिस्ट्रिक्ट के खनिज पदार्थों के बारे में जिक्र कीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के रोजगार के नए नए स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में अगर आप भीलवाड़ा चलते हो तो भीलवाड़ा मॉडल, नागौर से रहते हो तो नागौर मॉडल, जोधपुर में रहते हो तो जोधपुर मॉडल और जयपुर में रहते हो तो जयपुर मॉडल। इन सारी मॉडल की जानकारी आपको होनी चाहिए। और कोरोना काल में आपके डिस्ट्रिक्ट ने उस सिचुएशन के बाद संबंध में क्या क्या कार्रवाई की है, किस प्रकार कार्रवाई की है, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के शहरी क्षेत्र की क्या समस्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट की ग्रामीण क्षेत्र की क्या क्या समस्या है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा, पीएम आवास योजना, एसबीएम योजना, और सबसे बड़ी बात है कि जल समावरण योजना को आपके डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार संचालित किया गया है। आपके डिस्ट्रिक्ट की सरकारी स्कूलों की कंडीशन कैसी है, क्या उसका रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, क्या वहां स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं पढ़ाई हो रही है, उसके बारे में मोटा मोटा सवाल आपसे पूछा जाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट की आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्या हो सकती है, किसानों के आत्महत्या वाला मामला हो सकता है, और जिले में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां कौन कौन सी हैं, और आप एज ए उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में आप जब डिस्ट्रिक्ट में उपखंड में आप पोस्टेड होते हैं तो आप किस समस्या को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मृत्यु भोज संबंध में, मृत्यु भोज का नियम, आपको अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको कैसे आप अवेयरनेस करोगे, कैसे मृत्यु भोज को रोकोगे, कैसे मौसर को रोकोगे, कैसे गंगा जी जाने वाले जो चीज है उनको आप रोकने का प्रयास करोगे। जैसे आप उदयपुर से बिलोंग करते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर से बिलोंग करते हो, तो डायन प्रथा आती है, तो डायन प्रथा का उद्भव क्या है और क्यों बढ़ रही है, और इतनी एजुकेशन होने के बावजूद ये पांव अपना पसार क्यों रही, उसको आप रोकने के लिए आप क्या करोगे, उसकी जानकारी आपको पता होनी है। अगली जो चीज आपसे पूछी जाती है इंटू बोर्ड के मेंबर से द्वारा, वो स्टेट के बारे में। स्टेट, आपका स्टेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो सिंबल है, नेशनल सिंबल, स्टेट सिंबल, स्टेट पक्षी, स्टेट प्राणी, स्टेट वृक्ष, स्टेट पुष्प, वो आपके बारे में पता होना चाहिए। राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य फूल कौन सा। स्टेट में जो स्टेट की मुख्य मुख्य समस्या क्या है, स्टेट के मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंस कौन सी है, आर्थिक क्षेत्र में प्रोग्रेस कैसी है, इकोनॉमिक सोशल क्षेत्र में प्रोग्रेस कैसी है, रोजगार के क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस कैसी है। और सबसे बड़ी बात है, वर्तमान स्टेट में राजस्थान स्टेट बाढ़ की समस्या से विकसित हो रहा है। तो एक तरफ मरुस्थल की समस्या, दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या। तो अगर बाढ़ की समस्या होती है मरुस्थल क्षेत्र में, तो आप उसका निपटारा कैसे करोगे, और मरुस्थल को बढ़ते हुए रोकने से आप क्या प्रयास करोगे। वर्तमान समय में बाढ़ आ रहा है, क्या बाढ़ के समय सवाल आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, क्या मानसून में होने वाले परिवर्तन के जिम्मेदार कौन है, जिसकी वजह से ऐसी जगह बाढ़ आने लगी है जहां कभी पानी की बूंदे भी नहीं गिरती थी। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान स्टेट में हाल ही में जो राजनीतिक विवाद हुआ था, उस विवाद के बारे में मोटा मोटा आपको पास जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बारे में जिक्र आप ध्यान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजना है, तो उसके लिए आप पनोरमा पढ़ लीजिए। पनोरमा में जो जो फ्लैगशिप योजना है, जन आधार कार्ड योजना, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा योजना, जल समावरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे बड़ी बात है इंदिरा
रसोई योजना, इंदिरा आवास योजना, जितने भी सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये स्टेट के बारे में अगर आप फ्लैगशिप योजना के बारे में आप नहीं जानते तो आपके इंटरव्यू बोर्ड का बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अन्य जो सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो सिंपल आपसे बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर कोई भी इंटरव्यू बोर्ड में जाने वाला अभ्यर्थी टीचर क्षेत्र से है, अध्यापन के क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो वो नो डाउट उसके सामने क्वेश्चन उठेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में मोटा जानकारी उसको होना चाहिए। अगला सवाल उनसे सामान्य रूप से पूछा जाता है महिला सशक्तिकरण क्या है। क्या आपको लगता है भारत में महिला सशक्तिकरण की और अधिक आवश्यकता है? क्या आपको लगता है राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में दिया जाना उचित है? अपनी बात बताइए। चिकन नेक प्रॉब्लम क्या है? भारत चीन विवाद क्या है? 370 धारा के बारे में जिक्र करना है, कश्मीर विवाद आपको देखना है, और सबसे बड़ी बात है राम मंदिर का मुद्दा भी आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात अगला सवाल आपसे पूछ सकते हैं यूपीए और एनडीए क्या है। यूपीए में घटक कौन कौन से हैं, एनडीए में घटक क्या है। और सबसे बड़ी बात आप सवाल पूछा जा सकता है क्या दलों की विचारधाराएं सरकार बनाने के लिए एकमत होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में सरकार अलग की है और महाराष्ट्र में सरकार डिफरेंट विचारधाराओं की है। तो आपके सामने सवाल पूछा सकता है ये विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद ऐसे कौन से कारण हैं कि वो सरकार बनाने के लिए एकमत हो जाते हैं। और अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना, पीएम मोदी साहब की मन की बात प्रोग्राम हुआ, सोशल मीडिया में प्रशासन का योगदान बताया कि आप प्रशासन में जाने के बाद सोशल मीडिया का आप किस प्रकार यूज करोगे, ट्विटर का यूज कैसे करोगे, फेसबुक का यूज कैसे करोगे, व्हाट्सएप का यूज कैसे करोगे, इंस्टाग्राम का यूज कैसे करोगे, ये आपके पास पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन संबंधी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो नो डिटेंशन पॉलिसी, फेल ना करने की पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा का तात्पर्य क्या है, निजीकरण, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ये जो कुछ वर्ड होते हैं जो दिखने में सीधे होते हैं, जो सवाल आपसे पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन का क्या तात्पर्य है। क्या आपको लगता है कोरोना काल के बाद ग्लोबलाइजेशन होने में कमी आई है? क्योंकि प्रत्येक राष्ट्रों ने अपने अपने सीमाओं को, देश को बांध के रख लिया। क्या आपको लगता है कोरोना काल के पश्चात ग्लोबलाइजेशन कम हुआ है? तो ऐसे सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है, आपको जवाब अच्छे से देना। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हो, आतंकवाद से आप क्या समझते हो, नक्सलवाद से आप क्या समझते हो, अलगाववाद से आप क्या समझते हो, कट्टरवाद से आप क्या समझते हो, और सबसे बड़ी बात है अंधविश्वास और विश्वास में क्या अंतर होता है। राजनीति में अक्सर आप पूछ सकते हैं क्या आप राजनीति मानना चाहोगे? ये टफ सवाल है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ एवं प्रधान के बीच जो विवाद होते हैं उस विवादों के कारण की बात में पूछ सकता है। पालनहार योजना के बारे में पूछ सकते हैं। सरकार की जो अभी वर्तमान में चली योजना है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, अगर आप एसडीएम बनते हो तो अपात्र लोगों को आप किस वे में आप नाम काटना चाहोगे, कि इंक्लूजन की श्रेणियां क्या हैं, एक्सक्लूजन की श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिसको आप बनाकर अपात्र लोगों को नाम काटा जा सकता है, और कौन कौन सी सरकार की योजना है, सिलिकोसिस पीड़ित को कौन कौन सी योजना होती है, लेबर कार्ड लेने वाले लोगों के लिए कौन कौन सी योजना का फायदेमंद रहती है। अगर आप नागौर से बिलोंग करते हो तो रास्ता खोलो अभियान आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात सिलिकोसिस पीड़ित, सिलिकोसिस बीमारी क्या होती है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान सरकार ने कर रखे हैं, आप उनको जरूर याद कीजिएगा, जरूर समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्य जो आपातकाल में या दुर्घटना होती है, मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना।
तो उसमें कितने रुपए, 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो वो आपको देखना है कि कितने पीरियड में क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है। अगर आप उपखंड अधिकारी बनाते हो, आपके सामने कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसी के दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, आप उसको कौन कौन सी सरकारी योजना का लाभ दे रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूँ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अपने ट्रिकी माइंड को आपको यूज करना है। जैसे सवाल आ जाए आपके सामने कि बम ब्लास्ट हो गया और आप डिप्टी हो वहां के, ऑन द स्पॉट आपके सामने बम विस्फोट हो रहा है, तो आपको क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल आपके सामने और आता है कि आप जिला आबकारी देखकर ही आपको बनाया जाता है। एक तरफ महिलाएं विरोध कर रही हैं नए नए लाइसेंस देने का, और दूसरी तरफ आप सरकार का आपके पास प्रेशर है रेवेन्यू बढ़ाने का। तो इस सिचुएशन में आप किस प्रकार की ट्रिक, किस प्रकार का प्रैक्टिकल वे अपनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपसे सवाल पूछे कोरोना काल में एसडीएम, डिप्टी और डीएसओ, बीडीओ, डीटीओ जितनी भी सर्विस प्रोफाइल है उनका क्या रोल रहा। लास्ट और अंतिम सवाल आपसे पूछा जाता है कोरोना। तो कोरोना क्या है, कहां से आया, क्या नाम है, क्या इससे बचाव के क्या साधन है, कौन कौन सी शायद वैक्सीन है, क्या दवाई है, आई कि नहीं आई, उसके बारे में जिक्र होना चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट की कोरोना डेटा, और अभी हाल में नागौर में बात था कि अब जो सैंपल रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आती है उसके स्टेट लेवल में आपको प्रदर्शित करनी है। इस कोरोना काल में एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी जितने भी अधिकारी, क्या उसके द्वारा उनका रोल क्या था, उसका मॉडल क्या था। और सबसे बड़ी बात है, क्या कोरोना काल ने गवर्नमेंट जॉब को एक वापस ऑक्सीजन प्रदान की है। क्या आपको लगता है कोरोना काल ने गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो लोगों की जो मानसिकता थी उसको परिवर्तन किया है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में। क्या कोरोना काल ने, कोरोना ने सरकारी मशीनरी को वापस अपडेट किया है। क्या कोरोना ने सरकारी मशीनरी पर लोगों के विश्वास को वापस कायम किया है। तो ये से सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है। कुल मिला के मोटे मोटे ये चीजें, ये क्षेत्र है जिसमें जो भी अभ्यर्थी अगर जानकारी रखता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, तो उसका इंटरव्यू बोर्ड में लेने वाले इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के दो दिए गए सांचे हैं कि कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस, कॉमन सेंस, टॉकिंग सेंस, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उस सांचे में आप फिट हो जाते हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। आपको एक एवरेज से अच्छे मार्क्स आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन सवाल जो मैंने आपके सामने बोले हैं, उन सवालों को आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और प्रिपरेशन करने के बाद कुछ मॉक इंटरव्यू दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एसडीएम सुरेश के आपका मॉक इंटरव्यू लेना चाहता है, या आप एसडीएम सुरेश केएम के पास आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और साथ साथ में जिस MIP ग्रुप, एकता ग्रुप से जुड़ा हूं, उस एकता ग्रुप में भी आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। क्योंकि जितनी प्रिपरेशन आप करते हो, जितनी बातें आपके सामने करते हो, उतनी आपकी इज्जत खत्म होती है, आप उतने ही इंटरव्यू बोर्ड के सांचों की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हो, सांचों में फिट होना स्टार्ट कर देते हो। एक बार यदि उन सांचों में फिट हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और आपका कदम कंप्लीट हो जाता है, और आपकी वो अधिकारी बनने की उम्मीद, आपकी सोच कंप्लीट हो जाती है, और आपके सपने साकार हो जाते हैं। आपको ड्रीम जॉब RS मिल जाती है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।